अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आई होप आपको पता हो। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। कॉल्स लेने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि जब आप कॉल पे आते हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान टेलीफोन पे रखें। टीवी को बिल्कुल भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, मुझसे सवाल पूछें, फ़ोन रखते हैं और फिर टीवी पे जवाब सुन लें, तो इस तरह कंटिन्यूटी हमारी बरकरार रहती है। तो हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, मेरा नाम सना है। मैं पहले भी आपसे इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जी लेकिन अभी मेरा फर्दर कुछ प्रोसेस है, मुझे उस सिलसिले में आपसे 3 सवाल करने हैं। जी पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी मैंने सुना है कि जो बच्चे के लिए अगर आप नेचुरलाइजेशन अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ी माफ़ कर दी गई है। लेकिन मैं ऑलरेडी फ़ी लास्ट वीक पे कर चुकी हूँ, लेकिन अभी मेरे बायोमेट्रिक नहीं हुए, मीन्स मेरे बेबी के। तो मेरा अभी इंडेफिनेट हुआ है और मैंने अपने बेबी का अप्लाई किया है, तो उसके लिए अभी मेरा जो है ना वो मैंने मुझे फ़ी रिफंड हो जाएगी या नहीं। जी दूसरा सवाल ये है कि अब मेरे जो हस्बैंड हैं उनका कोई स्टेटस नहीं है जी और मैंने उनका वीज़ा अप्लाई करना है आफ्टर माय बेबी विल गेट द वीज़ा। जी तो मेरा इस मामले में ये सवाल है कि अगर मैं बेनिफिट्स पे जाती हूँ तो उनके वीज़ा पे कोई असर पड़ेगा? और सेकंड ये कि उनके वीज़ा को अप्लाई करने के लिए मुझे किस क्राइटेरिया को पास करना होगा? थैंक यू। और ये आपका एक ही बच्चा है मैम? जी, मेरा एक ही बेबी। ऑलराइट मैम। और आपका स्टेटस क्या है मैम? मेरा अभी रिसेंटली ILR हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का। ऑलराइट मैम, वन बाय वन मैं आपको जवाब दे देता हूँ। पहले अनफॉर्चुनेटली मैं एक बात को क्लेरिफाई कर लूँ कि लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जी फ़ी माफ़ होगी, ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो लेट मी टेल यू लिटिल बिट कि हुआ क्या है और आगे क्या मोस्ट लाइकली होगा। 2019 से केस चल रहा है और अगर आप मेरे पुराने शो देख रही हो तो मैंने उस वक्त भी जिक्र किया था जिसमें एक जज ने हाई कोर्ट के अंदर बोला था कि ये जो 1012 पाउंड बच्चे की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस लेते हैं ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि होम ऑफिस खुद एडमिट करती है कि जो हमारी कॉस्ट लगती है फ़ीस के अंदर वो 372 है, यानी कि ऑलमोस्ट 640 पाउंड ये इनका प्रॉफिट है पर एप्लीकेशन। होम ऑफिस ने खुद कोर्ट में जाके एडमिट किया 2019 में, और जज ने कहा ये बहुत अनफेयर है और मैं रेकमेंड करता हूँ और आई होप करता हूँ कि होम ऑफिस 372 पाउंड चार्ज करे हर एप्लीकेशन के। और मैंने उस वक्त भी कहा था लोगों को कि हाईली अनलाइकली है कि होम ऑफिस ये हरकत करेगा, बिकॉज होम ऑफिस ने अपनी तरफ से, जहाँ तक होम ऑफिस का पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से ये फ़ीसें क्रिएट करके बनाई हुई हैं, उनको नहीं लगता कि ये नाजायज़ फ़ीस हैं। और वही हुआ और वही केस आगे चल रहा था। तो बेसिकली कोर्ट ऑफ अपील ने अब ये बोला है होम ऑफिस को कि ये जो आप चार्ज कर रहे हैं 1012 पाउंड्स, ये बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, बिकॉज अगर बच्चे के वालदैन ये फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि बच्चा जो इसकी इंटाइटलमेंट है रजिस्टर होने की एज ए ब्रिटिश चाइल्ड वो रजिस्टर नहीं हो पा रहा। तो ये तो फिर ज़्यादती है बच्चे के साथ कि बच्चे की इंटाइटलमेंट है और माँ बाप के पास क्योंकि पैसे नहीं है तो बच्चा रजिस्टर नहीं हो पा रहा। तो दिस इज़ रियली, आप समझ लें, उन्होंने कहा ये अनलॉफुल है, बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। यानी कि अगर बच्चे की इंटाइटलमेंट बनती है रजिस्ट्रेशन की, उसको रजिस्ट्रेशन दे देनी चाहिए, पैसा हर्डल नहीं बनना चाहिए। तो होम ऑफिस को जज ने बोला है कि ये इस वजह से अनलॉफुल है। इन्हीं लोगों ने जो हम जिन्होंने क्लेमेंट थे, जिन्होंने केस डाला, उन्होंने एक सेकंड चैलेंज भी किया था कि फ़ी इटसेल्फ भी अनलॉफुल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस चैलेंज को हार गए हैं। अब होना ये था कि अगर ये कोर्ट ऑफ अपील में ये केस ख़त्म हो जाता तो देयर वाज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि होम ऑफिस रिकंसिडर करता है सारे सिनेरियो को, एंड आई वाज होपिंग कि होम ऑफिस अपनी फ़ीस पे चेंज कर देता। बिकॉज होम ऑफिस का स्टैंस है वो ये है कि अभी हम अपना रिव्यू करके इस सारे डिसीजन के ऊपर अपना हम जवाब देंगे। हाउएवर अब ये कोर्ट में केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया, तो कहने का मतलब ये केस अभी भी चल रहा है। तो इस वक्त मैं लोगों को 3 बातें बोल सकता हूँ। पहली बात, देखें, आप जैसे केस में जिनके हस्बैंड के पास अभी स्टेटस नहीं है और आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड को स्टेटस मिल जाए, क्योंकि जारी बात है जब स्टेटस मिलेगा वो काम करेंगे, घर की माली हालत बेहतर होगी। तो ऐसे लोगों के लिए तो बेहतर ये है कि फिर वो वेट ना करें कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देती है इस टॉपिक के ऊपर, ये वेट ना करें कि होम ऑफिस कल फ़ी माफ़ करता है या नहीं करता। दे जस्ट शुड मेक द एप्लीकेशन, बिकॉज जारी बात है
एप्लीकेशन डाल के जो उनको बाद में वीज़े मोस्ट लाइकली मिल सकते हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है कंपेयर टू 1012 पाउंड बचाना। बट दैट इज़ केस बाय केस। तो बेसिकली लोगों के पास ऑप्शन ये है कि कुछ भी ना करें, वेट करें कि कल या तो होम ऑफिस ऐलान कर दे कि हाँ जी ठीक है जो जज ने बोला है उसके बाद हम अपनी फ़ीस को ज़ीरो कर देते हैं या 372 पाउंड्स कर देते हैं, या होम ऑफिस बोलता है कि अभी हम कुछ नहीं करेंगे बिकॉज ये अब मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया है और जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता हम यही फ़ीस रखेंगे। वी डू नॉट नो होम ऑफिस क्या इनमें से आप समझ लें रूट लेता है, बट जो सेकंड वाला है मोस्ट लाइकली वही लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर केस चला गया तो होम ऑफिस वाले कहेंगे व्हाई शुड वी देन स्टेप बैक, वी शुड जस्ट चैलेंज इट। बट अभी ये नहीं पता कि होम ऑफिस का रिस्पॉन्स क्या है, बिकॉज जारी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन की परमिशन मिली है वो क्लेमेंट को मिली है। अब देखना है कि होम ऑफिस उसके ऊपर क्या करता है, उनकी कोई होगी अपनी इंटरनल बातचीत और फिर हमें पता चलेगा। तो कहने का मतलब है कि ये लोगों ने डिसाइड करना है कि आया हम कुछ अरसे के लिए वेट कर लें या हम अपनी एप्लीकेशन को आगे चलाएं, तो वो आपकी फिर मर्ज़ी है। अब आ जाते हैं जो आपने सेकंड दो सवाल मुझसे किए कि देखें जहाँ तक बात आती है आपके हस्बैंड की एप्लीकेशन की, तो उसका क्राइटेरिया ये होता है कि जब अगर आपके हस्बैंड ओवरस्टे हैं और वो अप्लाई कर रहे हैं और जिस तरह आपने बोला मेरे पास अब इंडेफिनिट आ गया है, तो आपके हस्बैंड को दो में से एक टेस्ट मीट करना होगा। या तो आपके ऊपर वो ये प्रूव कर दें कि दे आर इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल, कि आप उनकी होम कंट्री में वापस उनके साथ जाके नहीं रह सकती, वो थोड़ा सा हाई बार है उस टेस्ट का। लेकिन ज़्यादातर लोग आप वाले केसेस में जिनके केसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपके पास एक क्वालिफाइंग चाइल्ड आ जाएगा कुछ अरसे बाद केस पे। क्वालिफाइंग चाइल्ड होता है ऐसा बच्चा जिसको यहाँ 7 साल हो गए रहते हुए या ब्रिटिश सिटीज़न हो। तो इंशाल्लाह ताला अगर आपके बच्चे की जो आपने अभी एप्लीकेशन डाली हुई रजिस्ट्रेशन की वो प्रूव हो जाती तो आपका बच्चा ब्रिटिश सिटीज़न हो जाएगा और फिर आपके हस्बैंड के पास एक क्वालिफाइंग चाइल्ड आ जाएगा, तो उस पर द बार इज़ वेरी लो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग केस उनका हो जाएगा। आप अगर बेनिफिट भी ले रहे हैं तो वो एडवर्सली इफेक्ट नहीं करते आपकी एप्लीकेशन पे। जो आप पेरेंट रूट पे अप्लाई करते हैं, जो हम 10 ईयर पेरेंट रूट बोलते हैं, उसमें 5 ईयर भी है लेकिन ज़्यादातर लोग 10 ईयर पे अप्लाई करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू। और हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे पास वीज़ा कार्ड है लीव टू रिमेन 2.5 साल का, जी जो कि 2022 को मई में एक्सपायर होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं आउट ऑफ कंट्री जाती हूँ पाकिस्तान, तो मैं कितनी देर स्टे कर सकती हूँ, और अगर किसी वजह से कोविड-19 या किसी प्रॉब्लम से स्टे थोड़ा लंबा हो जाता है तो जब मैं वापस आकर दोबारा अप्लाई करूँगी मई 2022 में नया मतलब एक्सटेंशन अप्लाई करूँगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का। देखिए जितने भी वीज़ों पे एक्सटेंशंस होती है ना, इसमें वो ज़्यादा ये नहीं देखते कि आप मुल्क से बाहर अगर बहुत ज़्यादा भी रहे हो तो उनमें कोई इश्यूज़ हो, बिकॉज उन्होंने आपको एक्सटेंशन देनी है अगर आपके बच्चे यहाँ रह रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर ये लोग होते हैं प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ पे जो बच्चों की बेस पे वीज़े लेते हैं कि जी हमारे बच्चे यहाँ क्वालिफाइंग चाइल्ड हैं, तो वो एज लॉन्ग एज बच्चे यहाँ स्कूल जा रहे हो, सब कुछ हो रहा हो, दे आर नॉट दैट कंसर्न। हाँ ये ज़रूर है एप्लीकेशन के अंदर कि अगर आपने 6 महीने से ज़्यादा मुल्क से बाहर टाइम गुजारा है, दे वांट टू नो कि आपने क्यों गुजारा है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंस आ जाती है आप कितना अर्सा मुल्क से बाहर रहते हैं वो नेशनैलिटी के वक्त, बिकॉज जब आप नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन डालते हैं तो आपको सर्टन रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ती है कि इतना अर्सा आप इस मुल्क में रह चुके हैं, आइदर 5 ईयर के अंदर या 3 ईयर के अंदर, डिपेंडिंग आप एप्लीकेशन कौन सी डाल रहे हैं। जहाँ तक सेटलमेंट एप्लीकेशंस की बारी आती है, उधर बाहर रहना कहाँ रेलिवेंट होता है, आई गिव यू एन आइडिया कि ज़्यादातर जो सेटलमेंट एप्लीकेशंस होती हैं उनमें कंटिन्यूस रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप 5 ईयर पे डाल रहे हैं कि जी 5 साल आप कंटिन्यूसली रेजिडेंट हैं यूके के अंदर, 10 ईयर पे डाल रहे हैं तो जी 10 ईयर आप कंटिन्यूसली रेजिडेंट हैं यूके के अंदर। कंटिन्यूस रेजिडेंस है आपका वो ब्रेक हो जाता है अगर आप एक बारी में एक सिंगल विजिट में 6 महीने से ज़्यादा मुल्क से बाहर रहें। तो ज़्यादातर लोगों को ये ख्याल रखना चाहिए कि 6 महीने से ज़्यादा मुल्क से बाहर ना रहें। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अक्सर लोगों की फैमिली होती है, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट कि वो 6 महीने से ज़्यादा मुल्क से बाहर रहें। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो गए जो कि पिछले साल तक कोविड की वजह से, तो वो फिर आपके ऊपर है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन डालते हैं और सेटलमेंट की या नेचुरलाइजेशन की और आप उस पीरियड पे बाहर आ गए या आपका कंटिन्यूस पीरियड ब्रेक हो गया है, तो वो फिर आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि भाई ब्रेक इसलिए हुआ है कि द थिंग्स वर आउट ऑफ आवर कंट्रोल, कि कोविड हो गया और हम इस वजह से वापस नहीं आ पाए। तो मेरा मतलब है कि वो फिर जब वक्त आएगा उस वक्त आपने ये चीज़ें क्लेरिफाई करनी है। लेकिन अगर आप 6 महीने से ज़्यादा एक बारी में मुल्क से बाहर रहेंगे दैन इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम।
सेटलमेंट के वक्त, बिकॉज कंटिन्यूस रेजिडेंस ब्रेक होने की बात आ जाती है, और जब नेचुरलाइजेशन की बात होती है तो वो फिर एक सर्टन पीरियड पिछले 3 या 5 साल में आपको इस मुल्क में गुजारना होता है, तो वो एक टोटली अलग फॉर्मूला है, लेकिन वो बड़े लीनियंट है उसके अंदर भी। तो एज लॉन्ग एज आप रह इधर रहे हैं, छुट्टियों पे जा रहे हैं, देन यू शुड बी ओके। थैंक यू आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं मिसेज अफजाल बात कर रही हूँ लंदन से। जी मेरे आपसे 3 सवाल हैं। जी। पहला ये कि मेरे हस्बैंड ब्रिटिश नेशनलिटी अप्लाई की थी, तो उस टाइम हस्बैंड ने अपने पेरेंट्स और सन तो ठीक लिखा था, लेकिन उनकी डेट हस्बैंड ने अपने पास से लिख दी थी जी जी अपने पेरेंट्स की, क्योंकि मेरे इन लॉ के पासपोर्ट में डेट नहीं थी, तो जी, जी। मेरे इन लॉ ने पाकिस्तान में पासपोर्ट बनवाए हैं जी, जी। जिन पर उन लोगों ने 1-1 लिख दी। जी जी सन ठीक है, बस डेट का इशू है। तो मुझे पूछना ये है कि मेरे हस्बैंड अपने पेरेंट्स को विजिट वीजा पे यहाँ बुलाना चाह रहे हैं, तो कोई मसला तो नहीं होगा? बिकॉज हस्बैंड ने अपनी पास से डेट लिख दी थी, और जो मेरे लॉ के पाकिस्तान में पासपोर्ट बने हैं उनमें उनकी डेट 1-1 लिखी है। जी। तो ये मुझे आपसे पहला सवाल करना था। और सेकंड सवाल मेरा ये है कि मेरी बेटी पाकिस्तान में है और वो मैरिड है। मेरे सन इन लॉ पाकिस्तान में स्टडी कर रहे हैं, बट वो अपना MBA यहाँ आकर करना चाहते हैं, और वो अपनी फैमिली को भी साथ लाना चाहते हैं अपने बिहाफ पे। यानी मेरी बेटी और उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी 2 साल की है और दूसरी 6 मंथ की है। तो पूछना ये है कि कोई मसला तो नहीं है मेरे सन इन लॉ फैमिली के साथ स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं? बिकॉज अगर मेरे सन इन लॉ यहाँ आ जाते हैं स्टूडेंट वीजा पर, तो पाकिस्तान में कोई और नहीं है जो मेरी बेटी की लुक आफ्टर के लिए। तो ये मुझे पूछना था। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे 2 बेटे हैं, एक की उम्र 18 साल है और दूसरे की 19 साल, तो दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं। मेरे हस्बैंड यहाँ के ब्रिटिश नेशनल है, लेकिन मेरी वीजा और दोनों बेटों की मई में एक्सटेंड होने चाहिए, कमिंग मई जो आ रहा है। तो पूछना ये है कि बच्चों के कॉलेज के जो फॉर्म होते हैं वो क्या वीजा के साथ हमारे मतलब लगेंगे? जो डॉक्यूमेंट्स मेरे हस्बैंड के रहेंगे उसके साथ बच्चों के कॉलेज फॉर्म भी सबमिट होंगे? ये मेरे आपसे 3 सवाल हैं। बहुत शुक्रिया आप। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का। देखें, जहाँ तक आपकी पहली बात है, और यकीन करें ये बहुत कॉमन है, स्पेशली जो बांग्लादेश से जिनके पेरेंट्स हैं, पाकिस्तान से हैं, अफ़गानिस्तान से हैं, कि वहाँ ईयर्स अक्सर लोगों को नहीं पता होते अपने पेरेंट्स के, तो तकरीबन हर कोई 1-1 वो कर देता है। और मैं लोगों से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप एस्टिमेट करके डेट अपने पेरेंट्स की ईयर ऑफ बर्थ लगा रहे हैं, तो प्लीज़ वो जो एडिशनल हर एप्लीकेशन में जो एडिशनल खाना होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, उसमें मेंशन कर दें कि जी हमने एस्टिमेटेड डेट्स लगाई हैं। लेकिन अगर उनके पास बाद में पासपोर्ट उनको मिल गया, एक्चुअल डेट्स भी हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज विजिट वीज़े पे जब वो अप्लाई करें, अगेन वो जो एडिशनल फॉर्म है उन पर मेंशन कर दें कि जी मैंने रिसेंटली अपनी नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन की थी, मैंने बाय मिस्टेक अपने पेरेंट्स की ये डेट लिख दी, ये उनकी असल डेट है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बिकॉज अगर अनलाइकली है कि, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट भी अगर आप अपना एविडेंस के तौर पे दे सकते हैं कि रिलेशनशिप है, दे आर माय पेरेंट्स, लेकिन अगर होम ऑफिस को इल्ज़ाम लगाता भी है कि वी डू नॉट थिंक कि आपके पेरेंट्स हैं, तो फिर आप DNA टेस्ट प्रोवाइड करके दे सकते हैं। पहले DNA टेस्ट प्रोवाइड करने का सिर्फ ये इशू है कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, DNA टेस्ट इतना चीप नहीं है, तो मे बी अगर आप उनको कवरिंग लेटर में एक्सप्लेन कर दें तो फिर शायद आपको DNA टेस्ट देने की ज़रूरत ना हो, बिकॉज इट्स अ वेरी प्लॉजिबल एंड इनोसेंट एक्सप्लेनेशन जो आप दे रहे हैं। अब आ जाएं जो आपका सेकंड सवाल था। बिल्कुल, आपका जो सन इन लॉ है, देखें यहाँ इस मुल्क में अभी ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आते हैं तो फिर आप अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ लेके आ सकते हैं, चाहे वो जो भी हों। डिपेंडेंट्स में होते हैं वाइफ और आपके अंडर 18 बच्चे। तो अगर आपके सन इन लॉ अपनी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा लेते हैं तो बड़े आराम से वो अपनी बीवी और अपने बच्चों को ला सकते हैं। और स्टूडेंट डिपेंडेंट की अच्छी बात यह है कि एज़ लॉन्ग एज स्टूडेंट को वीज़ा मिल जाए तो डिपेंडेंट को भी दे ही देते हैं, एज़ लॉन्ग एज वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट कर लें। तो इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन मेन कंसर्न ये है कि स्टूडेंट का वीज़ा लग जाए, स्टूडेंट किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लें। मुझे बताया जाता है ब्रेक का भी टाइम है, तो लेट मी जस्ट क्विकली फिनिश आपका तीसरा सवाल एंड देन वी कैन कम। आपने बोला बच्चों का साथ कॉलेज का भेजना चाहिए, यानी बिकॉज अब आपकी इस एक्सटेंशन में बच्चे ओवर 18 हो जाएंगे, तो नॉर्मली होम ऑफिस कहता है कि अगर हम वीज़े देने शुरू करें एंड चिल्ड्रन अंडर 18 और वीज़ों के दौरान ओवर 18 भी हो जाएं तो हम देते रहेंगे एज लॉन्ग एज दे नॉट स्टार्टेड इन इंडिपेंडेंट लाइफ। यानी कि वो ये चाहते हैं कि बच्चे फुल टाइम आपके
अंडर ही हूँ, मैं तो अगर फुल टाइम एजुकेशन में है तो आपके साथ ही हूँ, तो वो क्योंकि अभी फुल टाइम एजुकेशन में है तो बेहतर है कागजात ये दे दें कि दे लिविंग एट द हाउस एंड सारी उनकी एजुकेशन हम ही अफोर्ड कर रहे हैं बिकॉज दे आर स्टिल अंडर हमारे सुपरविजन बिकॉज दे हैव नॉट स्टार्टेड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। तो बेहतर है कि उस सेंस में फिर वो डॉक्यूमेंट साथ लगा दें। मुझे बताया जाता है कि अभी हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है। Let's go on a break. Inshallah ta'ala break पे वापस आके I'll take some additional calls and we'll carry on with the show. So see you after the break. Assalamu alaikum. Welcome back to the show. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वकील साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैंने एक सवाल पूछना है जी। मेरे ब्रदर इन लोग को 2.5 साल का वीजा मिला है, 20 साल बाद पक्का हुआ है। जी। ते बाद में उसने अपनी फैमिली को इंडिया से अपनी वाइफ को मंगाना है, 2.5 साल के वीजे में मंगा सकता है और 10 आफ्टर 10 ईयर 2.5 साल का जब वीजा मिलेगा। अगला मेरा एक क्वेश्चन एक है। ऑलराइट, थैंक यू आपकी कॉल का। देखें, मैं आपको इतना बता दूं कि हम इस कॉल में एडवाइस नहीं देते, इट्स जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो पहली तो बात है कि बिल्कुल आपकी एक बात दुरुस्त है, लोगों को बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो 20 साल का जब किसी को यहाँ 20 साल हो जाए उनको इंडेफिनिट मिलता है। बिल्कुल उनको 2.5 साल का वीज़ा मिलता है और 2.5 साल के वीज़े का मतलब है कि वो 10 ईयर रूट पे चले जाते हैं और उन्हें 2.5 साल की 4 एक्सटेंशंस करनी है और 10 साल बाद उनको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलता है। प्रॉब्लम ये इस 2.5 साल जो फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ वाला वीज़ा है कि ये अपेंडिक्स FM के अंडर नहीं आता है। इन अदर वर्ड्स, ना पॉइंट बेस्ड सिस्टम के अंदर आता है, ना अपेंडिक्स FM के अंडर आता है, यानी कि टेक्निकली इमिग्रेशन रूल के अंदर ये लोग अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते। फिर सवाल ये उठता है कि भाई अगर ये अपने स्पाउस को बुलाना चाहें तो किस तरह से बुला सकते हैं। फिर बात वही लॉजिकल आ जाती है कि फिर आप ह्यूमन राइट एप्लीकेशन डालें। अब उस एप्लीकेशन को जज क्या व्यू लेता है वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन इमिग्रेशन रूल के अंदर ये एक थोड़ा सा ग्रे एरिया है। एंड आई थिंक होम ऑफिस को चाहिए कि इसको भी एड्रेस करें, या नॉट होम ऑफिस को, पार्लियामेंट को चाहिए कि इसको भी एड्रेस करें कि जी जिन लोगों को आप ये फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के ऊपर वीज़े देते हैं 2.5 साल के, अगर ये कल शादी करना चाहें और अपने स्पाउस को बुलाना चाहें बाहर से मुल्क से, तो लॉ में कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि ये किसके तहत स्वाय ह्यूमन राइट एप्लीकेशन के उनको बुला सकें। बिकॉज जिस तरह पॉइंट बेस्ड सिस्टम के अंदर डिपेंडेंट्स आ सकते हैं, पॉइंट बेस्ड सिस्टम की उनका क्राइटेरिया है, अपेंडिक्स FM पे आ जाते हैं ब्रिटिश लोग, इंडेफिनिट वाले लोग, रेफ्यूजी स्टेटस वाले, ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन वाले, और अब 31 दिसंबर के बाद EU जो के पास EU नेशनैलिटीज़ हैं वो सारे आ जाते हैं अपेंडिक्स FM के अंडर, लेकिन जिनके पास 2.5 साल का ये वीज़ा ये नहीं आते इसमें। तो यहाँ एक थोड़ी सी ग्रे एरिया है कानून का, एंड आई डू अपोलोजाइज कि इस वक्त वो उनको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। द ओनली एप्लीकेशन ही कैन रिलाई ऑन इज़ ह्यूमन राइट्स। और फिर उसकी अपनी एक मुश्किलें आ जाती हैं कि अभी अब 2 अर्सा पहले ही तो आपने अपनी रिलेशनशिप बनाई है, तो इतना ज़्यादा कहाँ प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ हो गया। लेकिन यू कुड स्टिल आर्ग्यू कि जी मेरा राइट है कि मैं शादी करके अपनी वाइफ को यहाँ उनके साथ रहूँ। फिर वही बात आ जाती है कि जज एक काफ़ी डिटेल पे डिस्कशन शुरू हो जाएगी, जो मैं शो में नहीं करना चाहता कि जज क्या उसका व्यू लेगा कि अच्छा जी अगर इतना है तो सख्त जज ये भी कह सकता है कि फिर आप जाएँ और अपनी स्पाउस के साथ रहें उनकी होम कंट्री में। बट देयर इज़ अगेन कॉन्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स फॉर दैट। तो मैं भी उस आर्ग्यूमेंट के अंदर नहीं पढ़ना चाहता बिकॉज वो एक बड़ा डेलिकेट मैटर है और आई थिंक इस पर अभी डेवलपमेंट होगी लॉ के अंदर इस इशू के ऊपर। फ़िलहाल मैं सिर्फ ये बता दूं कि कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं है कानून में स्वाय ह्यूमन राइट्स के जिसके तहत वो अपनी वाइफ को स्पॉन्सर करके यहाँ बुला सके। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक भाई, मैंने अपनी फैमिली का इंडेफिनेट अप्लाई किया सेटलमेंट बेस पे 5 इयर्स के 9 फरवरी को। जी जी, और मैं अब उसके बाद जो फिंगरप्रिंट्स के लिए डेट लेने की कोशिश कर रहा हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन वो मिल नहीं रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आजकल। जी, तो यही मेरा क्वेश्चन था कि इसमें कोई टाइम फ्रेम है कि भाई मुझे इतने टाइम तक अगर नहीं मिलती डेट तो मुझे फिर वो पे करके लेनी पड़ेगी, या कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे वो बस बता दीजिए। थैंक यू सो मच। देखिए नॉर्मली होता है कि एंड बिट्स, मैंने अगर आप मेरा कुछ अर्सा पहले भी शो देखें, आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड कि जो थर्ड पार्टी है जिनको होम ऑफिस ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, आई थिंक इट्स अ बिट स्ट्रेंज कि वो लोग 200 पाउंड वाली अपॉइंटमेंट्स इमीडिएटली लंदन के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन क्रॉयडन में जो 70 पाउंड 60 पाउंड या फ्री ऑफ कॉस्ट वाली अपॉइंटमेंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है।
आई थिंक अगर वो ये बोलते हैं जी जगह नहीं थी हमारे पास, आई डोंट नो व्हाई देव टेकन द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द होम ऑफिस, बिकॉज आई थिंक ये बड़ी ज़्यादती की बात है कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता 200 की फ़ीस, एंड दैट्स पर एप्लीकेंट, यानी कि अगर किसी के 3 बच्चे हैं साथ तो फ़ीस अलग दे रहे हैं, और बीवी 3 बच्चों के साथ 4 लोगों की वो 800 पाउंड अलग दे रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपका एक ट्रिप बन जाता है अप नॉर्थ अगर आपकी छुट्टियों पे जाना चाहिए, नॉट कोविड सॉरी बाद में। तो आई थिंक ये थोड़ी सी ज़्यादती है, एंड दे शुड, होम ऑफिस को इसको कंसिडर करना चाहिए। बट अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो यू डोंट हैव टू फोर्स योर हैंड, आप होम ऑफिस को ईमेल करें, बोलें देखें आई डू नॉट हैव द मनी, मैंने ऑलरेडी आपको पैसे दे दिए हैं, मेरे पास ये एक्स्ट्रा 200 पाउंड नहीं है, स्टिल बड़ी रकम है ये, आप मुझे कोई अरेंजमेंट करके दें, या आप उन लोगों से बोलें कि जी मुझे फ्री की अपॉइंटमेंट दें, बिकॉज वाई शुड आई पे एक प्रीमियम लाउंज में जाके 200 पाउंड्स वो काम का जो आपको चाहिए मुझे फ्री में सर्विस दें, बिकॉज मुझे प्रीमियम लाउंज की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक वो आपको होम ऑफिस को ईमेल करनी पड़ेगी, एंड सी होम ऑफिस क्या जवाब देता है। सिर्फ लोग थोड़े अपसेट हो जाते हैं, कहते हैं जी हमें वीज़ा भी चाहिए और होम ऑफिस मसले भी हल करे, तो वो इट्स अ वेरी बैलेंसिंग एक्ट। बट येस आई एम विद यू ऑन दैट। अगर आप मेरे पुराने शो देखें तो इवन आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि मजबूर करके लोगों से 200 पाउंड की अपॉइंटमेंट्स करवाई जा रही हैं, विच मैं खुद लोगों को देखता हूँ, यू नो लाइक ऑन एवरेज एक की तो एप्लीकेशन ही नहीं होती, बच्चे नॉर्मली साथ होते हैं, मियाँ बीवी की होती, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी मेरी भी नज़र में। बट दिस इज़ वे वी आर राइट नाउ, एंड आई होप कि इसके ऊपर भी कोई ना कोई अटेंशन ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और इसको करेक्ट करें इस चीज़ को जो लोगों के साथ हो रही है, बिकॉज ऑलरेडी फ़ीस भी बहुत एक्सपेंसिव है। बट भाई आप वेट कर लें या होम ऑफिस को ईमेल करें कि भाई दिस इज़ द सिचुएशन, और मैं नहीं चाहता मैं प्रीमियम लाउंज में जाके 200 पाउंड्स दूँ, तो वो फिर शायद यही बोलें कि आप वेट करें जब तक कोई अवेलेबल नहीं मिलती अपॉइंटमेंट क्रॉयडन के अंदर, या जहाँ भी फ्री अपॉइंटमेंट्स मिल सकती हैं। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, आप वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग। तारिक भाई, मेरा ये सवाल था कि मेरी वाइफ का 5 ईयर्स रूट ILR के लिए अप्लाई करना है, वो वीज़ा फिनिश हो रहा है नेक्स्ट वीक। जी तो मेरे 2 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि जब मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन भरता हूँ तो जब मैं पे जाऊंगा, असल में मेरे पास घर में प्रिंटर नहीं है, तो कैन पॉसिबल है जब मैं पे वगैरह कर दूं तो वो प्रिंट के बजाय रिकॉर्ड मेरी ईमेल में रहे उनकी वेबसाइट का? जी पहला सवाल ये है कि जब मैं एप्लीकेशन ऑनलाइन नहीं, मैंने आपकी पहला सवाल सुन लिया, आप सेकंड पूछ लें मुझसे सवाल, आपने 2 बोले थे ना, पहला मैंने बिल्कुल सुन जी लिया जी। आपका। अब पहला ये सवाल है, और दूसरा ये सवाल है कि वो फर्दर एक्शन पे के बाद एक लिखा हुआ फर्दर एक्शन, वो क्या चीज है? Alright, और ये ILR में नॉर्मली कितना टाइम लगता है? प्लीज, मैं टीवी पे जा रहा हूँ, मुझे प्लीज एक्सप्लेन कर दें। तारिक भाई, अल्लाह भी रिवार्ड को, आप पूरे पाकिस्तान के, आप पूरे वर्ल्ड की हेल्प करते हैं। बट मेहरबानी, वेरी काइंड ऑफ यू। मैं कॉल करूँ चाहे ना करूँ, एवरी वेडनेसडे मैं मेरी वाइफ आपका प्रोग्राम सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स, एंड यू नो विश यू ऑल द बेस्ट। देखें, जहाँ तक बात है प्रिंटिंग की, कोई घबराने की बात नहीं, बिकॉज आप वापस लॉग इन करके सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ अवेलेबल होती है, प्लस जब आप पेमेंट करते हैं वो इमीडिएटली आपको ईमेल कर देते हैं कि ये आपका रिकॉर्ड है, ये आपने पेमेंट की है, सो बेसिकली आपके पास पेमेंट का भी रिकॉर्ड आ जाता है। प्लस इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो जो लिंक होता है ऑनलाइन, आप उस पर लॉग इन करके वापस उस पेज पे भी जा सकते हैं, लेकिन प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, पेमेंट का रिकॉर्ड आपके पास ऑलरेडी आ जाता है। और ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट वहाँ पड़े होते हैं, जो चेकलिस्ट है, एप्लीकेशन फॉर्म है, कंसेंट फॉर्म्स हैं, वो सारे PDF फॉर्मेट के अंदर भी अवेलेबल हैं, तो वो आप PDF में डायरेक्टली अपने कंप्यूटर पे सेव कर सकते हैं, और फिर जब फ्यूचर में आप किसी इंटरनेट कैफ़े पे जाएँ, आप वहाँ प्रिंट कर सकते हैं। या अगर आपके पास एडवांस एडोबी है तो आप उसके ऊपर भी साइन कर सकते हैं PDF के ऊपर, एंड उसी तरह से आगे भी जमा कर सकते हैं। सो कहने का मतलब कि द प्रोसेस इज़ देयर, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बाद में भी आपके पास वो सब ईमेल पे अवेलेबल होगा। फिर जहाँ तक आपने बोला कि टाइम कितना लगता है, देखें टाइम सर मैं कुछ कह नहीं सकता आजकल कोविड की वजह से, बट आराम से 6 to 7 months लोगों के लग जाते हैं। आई नोन पीपल जिनके 3 months में भी वीज़े आए हैं, तो आई थिंक द केस वर्कर वाज वेरी इफेक्टिव। तो बस थोड़ा सब्र से काम ले लें। और आपने बोला कि जो फर्दर एक्शन है ये क्या है, कि देखें जी जो होता ये है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर लेते हैं तो और फीस भी पे कर लेते हैं, तो एक काम अभी भी आपका रह जाता है, वो काम है कि आपने डॉक्यूमेंट्स होम ऑफिस को जमा कराने हैं। पुराने ज़माने में ये होता था कि डॉक्यूमेंट पोस्ट पे जाते थे, शुक्र है वो सब ख़त्म हो गया। अब आपने सिर्फ स्कैन करके डॉक्यूमेंट चढ़ाने होते हैं। डॉक्यूमेंट चढ़ाने के 2 डिफरेंट तरीके हैं। कभी कभी ये होता है कि क्योंकि आपकी लास्ट एप्लीकेशन सिर्फ 2-2.5 साल पुरानी होती है, होम ऑफिस के पास आपके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, होम ऑफिस कहता है आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट सेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी ईमेल का वेट करें, वो लिखा हुआ आ जाता है, तो फिर आपने सिर्फ उनकी ईमेल का वेट करना है।
कभी कभी वो खुद आपको बोलते हैं फर्दर एक्शन और आप एक थर्ड पार्टी के अकाउंट में चले जाते हैं, जिनका भी हम जिक्र कर रहे थे, और वो सोप्रा वाले और वो जो थर्ड पार्टी है उधर जाके आप जब अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और वहीं डॉक्यूमेंट अपलोड की आपके पास टैब आ जाती है। आप खुद भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं या वो सारी जो डॉक्यूमेंट का दस्ता है, जो चेकलिस्ट है, वो उनके दफ्तर ले जाएं, वो थोड़े से पैसे आपसे चार्ज करते हैं और वो आपको अपलोड करके दे देंगे। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ जो फर्दर एक्शन है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैं ये पूछना चाहती थी कि मैंने अप्लाई करना था नन ऑपोजिशन फॉर्म के लिए। सॉरी, कौन से फॉर्म के लिए? हाई कमीशन में से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। वो आई थिंक 1 ईयर हो गया है मुझे वेट करते हुए। तो वो फॉर्म वो लेने के लिए, लेटर लेने के लिए, सर्टिफिकेट, मुझे कोई और रास्ता मैं अपना सकती हूँ? मीन्स उसके बिना हो सकता है कि सप्लाई, और कुछ ऐसा मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो आपकी लाइन कट गई। आपकी स्टेटलेस बच्चे की बात कर रही है ना, जो आपको फॉर्म चाहिए ब्रिटिश हाई कमीशन। हाँ, वो सॉरी आपकी लाइन कट गई, बट आई थॉट आप उसी की बात कर रही हैं। थैंक यू मैम आपकी कॉल का। देखिए, अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो यू कैन राइट अ लेटर टू द इंडियन हाई कमीशन, और लेटर में आप उनको बोलें, क्योंकि वो ऑनलाइन फॉर्म भी अवेलेबल है, और अगर आपसे ऑनलाइन एक्सेस नहीं हो रहा वो फॉर्म, तो यू कैन आस्क देम कि जी हमें अपॉइंटमेंट ऑनलाइन नहीं मिल रही, हमें इमरजेंसी बेसिस पे वो फॉर्म लाजमी चाहिए। तो अगर आप हमसे डील कर लें कॉरस्पॉन्डेंस के ऊपर, पोस्टल रूट के थ्रू, एंड फिर देखें कि इंडियन हाई कमीशन क्या आपसे डील करता है। बिकॉज अनटिल क्वाइट रिसेंटली वो बिल्कुल पोस्टल रूल के तहत भी आपसे डील कर रहे थे, मीनिंग कि आप पोस्ट के थ्रू पेपर भेजें और हम पोस्ट के थ्रू उसको ठीक करके आपको वापस भेज देंगे। तो दैट इज़ समथिंग यू कुड स्पीक टू समवन एट इंडियन हाई कमीशन, और अगर वो फ़ोन नहीं उठाते तो आप उनको ईमेल करके ये सारी बात क्लेरिफाई कर लें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। जी तारिक साहब, मैं डॉक्टर अहमद बोल रहा हूँ जी। और मैं अपनी वाइफ के स्पाउस वीज़े के सिलसिले में चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। जी सर। ये मेरी वाइफ जो है वो मेरे साथ रह रही हैं यहीं पे, और उनका जो रेजिडेंस परमिट है जी वो 13 अगस्त 2021 को ख़त्म होने वाला है। जी सर। तो इसमें पहले जो सवाल है वो ये है कि उनके वीज़ा को एक्सटेंड करवाने के लिए मुझे कब दोबारा उनको वो करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? ठीक है। और इसके अलावा आपसे ये मालूम करना था कि वो उनको वर्क परमिट जो मिला है वो उसकी इजाज़त है कि यहाँ पे वो काम कर सकती हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो काम बिल्कुल यहाँ पे नहीं कर सकती। और इस सिलसिले में आपसे मालूम करना था क्या कि इस सिलसिले में क्या वो एलिजिबल हैं इसके क्या कहना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए? ऑलराइट सर। और आप ब्रिटिश हैं सर? जी मैं ब्रिटिश हूँ। थैंक यू सो मच सर आपकी। और जी सॉरी, गो अहेड सर। जो दूसरा सवाल है कि उनका इंग्लिश टेस्ट भी देना है दूसरा, तो उस सिलसिले में बहुत बता दीजिए कि वो कब दिया जा सकता है और कैसे? थैंक यू सर आपकी कॉल का। देखें, जहाँ तक बात है एक्सटेंशन की सर, तो वो आप नॉर्मली लोग ये करते हैं कि 28 दिन पहले रफली अप्लाई कर लेते हैं। टेक्निकली 2 महीना पहले, 2 महीने पहले भी कर सकते हैं। ज़्यादा इशू होता है कि बिल्कुल करीब अप्लाई करना चाहिए जब आपके इंडेफिनिट की बारी हो, बिकॉज ग्रेस पीरियड आखिरी 28 डेज ही होते हैं, और आपने मेक श्योर करना होता है कि 60 मंथ्स इस मुल्क में गुजार लिए आपने ऑन दैट वीज़ा। लेकिन अगर एक्सटेंशन की बात है तो 1 महीना 1.5 महीना पहले भी कर सकते हैं, बट एज अ नॉर्मल जो प्रैक्टिस होती है लोग 28 दिन 20 दिन पहले करते हैं। यू कैन इवन गो अप टू द लास्ट डे ऑफ योर एप्लीकेशन, बट वो रिस्क ना लें तो बेहतर है। सो से आप अपने आप का एक 20 दिन का ग्रेस पीरियड रख लें कि 20 दिन से पहले हम अप्लाई कर देंगे। जहाँ तक बात आती है जो आपने जिक्र किया बेनिफिट्स का सर, देखें इशू ये है कि अगर उनके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है, आप ब्रिटिश सिटीज़न हैं, तो वन ऑफ द कंडीशन उनके वीज़े पे होगी मोस्ट लाइकली कि नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड। तो अगर वो कल अपने पब्लिक फ़ंड खुलवाना चाहते हैं तो उसकी एक अलग एप्लीकेशन होती है जिसमें आप होम ऑफिस को चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस की एप्लीकेशन करते हैं और होम ऑफिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके फ़ंड खोल दिए जाएं। बट उसका एक नुकसान ये हो सकता है कि होम ऑफिस मोस्ट लाइकली आपको 10 ईयर रूट पे डाल दे।
और जहाँ तक इंग्लिश टेस्ट की बात है सर, वो ऑनलाइन आप टेस्ट होते हैं, बिकॉज आप ट्रिनिटी या IELTS कर लें या पर्सन भी आ गया, बट मेनली सबसे जो पॉपुलर है वो ट्रिनिटी एंड IELTS हैं। तो वो जब आपकी एक्सटेंशन की बारी आती है, अगर आपको टेस्ट की ज़रूरत है तो यू हैव टू मेक श्योर कि एक्सटेंशन से पहले आप वो टेस्ट पास कर लें। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप 10 ईयर रूट पे जाते हैं या बेनिफिट्स लेना शुरू कर देते हैं तो फिर वो इंग्लिश टेस्ट मैंडेटरी नहीं रहता, बिकॉज ज़्यादातर मैंडेटरी है 5 ईयर रूट टू सेटलमेंट के लिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। मुझे बताया जाता है कि हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच कि मैं लास्ट टाइम भी नहीं बोल सका, फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। इंशाल्लाह ताला लेट्स गो ऑन अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद आई विल टेक सम कॉल्स ऑन द फाइनल सेशन। वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम तारिक भाई, मैं अली बात कर रहा हूँ लुटन से। जी अली। तारिक भाई सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छा शो होता है, आप इतना डिटेल जवाब देते हैं कि काफ़ी सारे जो है ना क्वेश्चन के जवाब वैसे ही मिल जाते हैं। बहुत मेहरबानी आपकी अली। जी अच्छा तारिक भाई, मेरे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन हैं। मैं 2004 में आया था यूके में, और मैंने ऑन अराइवल असाइलम किया था। उसके बाद मैं काफ़ी सारी एप्लीकेशन करता रहा, लेकिन कभी भी लक नहीं हुई जी। और कुछ रिजल्ट नहीं निकला जी। लास्ट ईयर मई 2020 में मैंने अंडर EU सेटलमेंट स्कीम एप्लीकेशन डाली थी, और दिसंबर 2020 में उन्होंने मुझे अंडर EU सेटलमेंट स्कीम जो है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन दे दिया था, डेरिवेटिव रेजिडेंस चेन बेसिस के ऊपर। तो मुझे ये पूछना है कि मैं नेचुरलाइजेशन के लिए कब क्वालिफाई करता हूँ, और मुझे इंग्लिश टेस्ट और लाइफ इन यूके टेस्ट करना पड़ेगा, या 1 साल के बाद जब अप्लाई करना है आपने तो 28 डेज बिफोर कर सकते हैं, या इसका क्या क्राइटेरिया है? ओके। और उसके बाद एक और सवाल है कि मुझे यूके से ट्रैवल करना हो अगर EU के किसी भी कंट्री में, क्या मुझे वीज़ा चाहिए होगा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल का। जहाँ तक मुझे समझ आई है कि आपको डेरिवेटिव राइट के ऊपर EU रेगुलेशन के तहत उन्होंने आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन दे दिया है। अगर आपकी स्पाउस ब्रिटिश सिटीज़न नहीं है तो आपको पूरा 1 साल वेट करना है, और उसके बाद आप नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ऑल्दो क्योंकि EU स्कीम के अंडर जब आपको सेटलमेंट मिली थी डेरिवेटिव राइट की बेस पे, आपको इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब आप क्योंकि नेचुरलाइजेशन इमिग्रेशन रूल के अंदर अप्लाई करने लगे हैं, आपको इंग्लिश टेस्ट भी देना है और लाइफ इन द UK भी देना है। और जहाँ तक बात आती है ट्रैवलिंग की, तो बेहतर ये प्लीज़, क्योंकि नॉर्मली अगर आप डेरिवेटिव कार्ड पे देखें लिखा है कि आप ट्रैवल इस पे कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ हाईली रिकमेंडेड है, रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड वीज़ा लेके ट्रैवल करें, बहुत मेहरबानी होगी, स्पेशली यूरोप के बाहर अगर आप जा रहे हैं तो, क्योंकि ज़्यादातर वो डेरिवेटिव राइट और ये जो EU रेगुलेशन वाले कार्ड थे इनको बहुत फेवरेबली देखे थे, ब्रेक्सिट से पहले बहुत फेवरेबली देखे जाते थे, और स्पेशली अगर आपकी स्पाउस भी यूरोपियन नेशनल हैं तो बड़े आराम से आने जाने देते थे। बट थिंग्स हैव चेंज नाउ, ब्रेक्सिट के बाद बेहतर है अपने प्रॉपर वीज़े लें, और आपके केस में तो आपको वैसे भी डेरिवेटिव राइट बच्चों की बेस पे मिला है। सो आई थिंक यही आपके सवाल थे। आई डू अपोलोजाइज, थोड़ी सी आपकी लाइन कट गई थी, तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू बी केयरफुल, लेकिन लाजमी आपको इंग्लिश टेस्ट दोबारा आप देना पड़ेगा अपनी नेचुरलाइजेशन के वक्त, जो कि आप 1 साल बाद करेंगे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई मेरे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तो मेरे 2 सवाल थे छुट्टी लेकर। बहुत मेहरबानी, बोलें भाई। जी मैंने किया था ना, टॉय किया था 2013 में, तो फिर बाद में मेरे कॉलेज ने अपना लाइसेंस भी ड्रॉ किया, तो फिर मुझे उन्होंने 60 डेज का लेटर दे दिया होम ऑफिस जी। तो फिर मैं दोबारा आइल्स करके ना, तो दोबारा वीजा अप्लाई किया, मुझे वीजा दे दिया स्टूडेंट। तो उसके बाद मैंने असाइलम क्लेम कर लिया 2016 में। तो अभी मेरे पास जो रिफ्यूजी स्टेटस है जो कि 2022 में एक्सपायर होगा, लेकिन मेरे 10 साल पूरे हो चुके हैं अक्टूबर 2020 में। मैं इसी सोच में हूँ कि मुझे ये अप्लाई करना चाहिए 10 साल पे कि नहीं। दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं अप्लाई करूँ तो ये क्या प्रीमियम सर्विस अवेलेबल है अभी इस टाइम, अगर मैं प्रीमियम सर्विस ले सकूँ, कि मुझे रिफ्यूजी स्टेटस पे ही अप्लाई करना चाहिए? अगर आप प्लीज 2 सवालों के जवाब दें। थैंक यू सो मच। फोन पे ही सुन सकता हूँ क्योंकि मैं बाहर। ओके, आई थिंक ये आपको जवाब देते हुए मुझे याद है कि जो लास्ट वाले भी जो कॉलर थे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये ज़रूर देख लीजिएगा कि जब आप अप्लाई करें नेशनलाइजेशन के लिए, पिछले 10 ईयर्स आपकी हिस्ट्री, वैलिड वीज़ा होना चाहिए आपके पास। यानी कि अगर आपने गैप के बाद असाइलम क्लेम किया है तो फिर आपके लिए इशू है, तो फिर बेहतर है जब से असाइलम का वीज़ा इशू हुआ है वहाँ से अपने 10 ईयर्स काउंट करने शुरू करें नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन के लिए। तब हम आपके ऊपर आ जाते हैं। देखें, वो सारा डिपेंड करता है कि आपने असाइलम अपने
सब्सटेंसिव लीव के अंदर अप्लाई किया था या बाद में किया था, बिकॉज अगर आपने असाइलम क्लेम किया था जब आपको 60 डे का लेटर मिला हुआ था और उसी टाइम के अंदर आपने असाइलम क्लेम कर लिया और बाद में आपको असाइलम मिल गया, तो फिर एक तरह से आपकी लीव कंटिन्यूस है। लेकिन अगर आपका 60 डे एक्सपायर हो गए थे, आपका ओवरस्टे का गैप आ गया उसके अंदर, उसके बाद अगर आपने असाइलम क्लेम किया तो जारी बात है कि फिर आप ओवरस्टे के पीरियड में आ जाते हैं। फिर वो डिपेंड करता है कि आया सेक्शन 39 जो इमिग्रेशन रूल 39E है, जो एक्सेप्शंस हैं ओवरस्टेज के लिए, वो आपकी मदद कर सकते हैं। यानी जिसमें ये होता है कि 2016 से पहले 28 दिन का एक गैप इजाज़त थी और 2016 नवंबर के बाद 14 दिन की एक गैप की इजाज़त थी। तो आई थिंक वो सारा डिपेंड करता है कि आपका गैप क्या था, या गैप था या नहीं भी था। तो उस पर फिर डिपेंड करता है कि आया आप लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर जाके अप्लाई करें या आप रेफ्यूजी स्टेटस पूरा करके अप्लाई करें। क्योंकि एक बात याद रखें कि लॉन्ग रेजिडेंस पे आपने एप्लीकेशन फ़ीस देनी है, इंग्लिश टेस्ट वगैरह करना है। रेफ्यूजी पे जब आप सेटलमेंट लेने जाएंगे आपको कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं, इट्स ऑल फ्री, और आपको टेस्ट वगैरह भी इंग्लिश की देने की ज़रूरत नहीं। वो बाद में जब आप 1 साल बाद नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उस वक्त इट्स रेलिवेंट। एंड अगेन मैं बात करता हूँ चलना कि 1 साल बाद आप नेशनलाइजेशन अप्लाई करें तो ये ना समझें कि आप आंखें बंद करके अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ सब्जेक्ट टू 1 साल बाद या अभी जो नेशनलाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें सबसे जो की रिक्वायरमेंट है कि पिछले 10 ईयर्स के पीरियड में जितना भी अरसा आपने यूके के अंदर गुजारा है उन 10 साल में से, चाहे 8 हो, 6 हो, 5 हो या पूरे 10 हो, उनमें आप कोई ओवरस्टे ना हो, मीनिंग आपने इमिग्रेशन कानून की कोई खिलाफ वर्जी ना की हो। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। ILR फैमिली की रूट पे जी मैंने 2000 जून 27 2017 को मेरा इंडेफिनेट हुआ था। मैंने बाद में पासपोर्ट भी करवा लिया। तो मुझे जो फैमिली का, मिसेस का और बच्चों का जो मुझे 2017 में लेटर आया था ना, मिसेस के लेटर पे 5 ईयर का रूट लिखा हुआ था, बच्चों के लेटर पे लिखा हुआ था 10 ईयर का रूट। और उस वक्त मैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट वगैरह, इंग्लिश लैंग्वेज सब हमने पूरा किया था। उसके बाद जब हमने 2.5 साल की एक्सटेंशन करवाई तो मिसेस का भी और बच्चों का भी सब का लेटर जो आया वो 5 ईयर रूट का ही आया हुआ है। तो उसमें आगे मेरे 2-3 क्वेश्चन ये हैं कि हमने जो ये एक्सटेंशन करवाई है 2.5 साल की पहली, तो उसमें हमने B1 कर लिया था। अब दोबारा B1 के मुझे कुछ पता लग रहा है कि 2 ईयर की एक्सपायरी है। तो नेक्स्ट ईयर जब हमने ILR 5 ईयर के रूट पे अप्लाई करना है तो B1 दोबारा तो नहीं करना पड़ेगा, और लाइफ इन यूके का तो वो करना ही है। और सर ये B1 के बारे में बताएं। और सेकंड नंबर पे बच्चों के जो है ना बहुत वो 18 प्लस हो जाएंगे जब ये अप्लाई करेंगे, तो उनके यूनी की एडमिशन का मसला है। तो हम जब ये 5 ईयर टाइम पीरियड पूरा होगा जून 2017 से, तो उसे 28 डेज पहले हम अप्लाई कर सकते हैं? बस ये सवाल है मेरा। थैंक यू सो मच। देखिए जहाँ तक इंग्लिश टेस्ट है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है, तो अगर वो उस पर एक्सपायर हो गया तो प्लीज़ बेहतर है दोबारा कर लें। और जो 5 साल आपको पूरे करने होते हैं उसमें आखिरी 28 डेज़ ग्रेस पीरियड होते हैं। तो येस 28 डेज़ जो आखिरी हैं ग्रेस पीरियड के, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखें, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि कानून ये कहता है कि कंटिन्यूसली आप 5 ईयर रूट के ऊपर हों, क्योंकि कुछ लोग होते हैं शुरू होते हैं 10 ईयर रूट से, फिर पहले वीज़े के बाद स्विच करते हैं 5 ईयर रूट पे। वो ये समझते हैं कि ये दोनों पीरियड कंबाइन हो सकते हैं। नहीं, जब भी आप स्विच करते हैं आपकी क्लॉक 0 पे चली जाती है, बिकॉज कानून ये कहता है कि अगर आप 5 ईयर रूट पे हैं तो कंटिन्यूसली 5 ईयर रूट पे होना चाहिए। तो अक्सर लोग होते हैं पहले 2.5 साल 10 ईयर रूट पे होते हैं, फिर 5 पे आते हैं और फिर उनको फर्दर 5 पूरे करने होते हैं, यानी कि टेक्निकली वो 7.5 साल के बाद सेटलमेंट अप्लाई करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा ये आपके साथ केस है, मैं सिर्फ एक जिक्र कर रहा हूँ बिकॉज इट वाज रेलिवेंट इस चीज़ से। अपने केस में प्लीज़ ये देख लीजिएगा कि जब आप सेटलमेंट एप्लीकेशन डाल रहे हैं पूरी फैमिली की, तो 5 ईयर रूट के ऊपर उनको 5 साल पूरे हो गए। जारी बात है मैंने तो आपके कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखे, तो मैं वो वैसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा नाम जतिंदर है। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन था कि मैं 10 ईयर रूट पे हूँ, ब्रिटिश चाइल्ड पे, ब्रिटिश चाइल्ड, और मेरा 2.5 ईयर का वीजा फिनिश हो चुका है। मैं रिलेशनशिप में था, वो रिलेशनशिप फिनिश हो गया। अब मैं अनदर 2.5 ईयर वीजा मैंने अप्लाई किया हुआ है। पॉसिबल है कि वीजा आने के बाद मैं इंडिया जाके शादी कर सकता हूँ सर? थैंक और यू। स्पाउस को लेके आ सकता हूँ और नहीं?
ओके, थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। शादी आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी कानून में अपेंडिक्स FM पे आप नहीं आते, बिकॉज आप खुद फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ वाले वीज़े पे हैं। तो आप शादी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्पाउस को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप ह्यूमन राइट के ऊपर सहारा लेना चाहते हैं तो वो इटसेल्फ इज़ अ टफ केस। मैं ये नहीं कहता कि इम्पॉसिबल है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो पूछनी पड़ती हैं। तो आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएँ तो वो उससे बात करें। लेकिन जो होता है ना, जो स्टैंडर्ड होता है कि जब हम अपने स्पाउस को बुला लें, तो वो स्पॉन्सरशिप आप नहीं कर सकते इस वाले वीज़े के ऊपर जो आपको 2.5 साल के मिले हुए हैं प्राइवेट लाइफ के ऊपर अंडर द पेरेंट रूट। लेकिन शादी बिल्कुल आप कर सकते हैं इंडिया जाके, और फिर आपको वाइफ को वहीं रखना पड़ेगा अनलेस आप ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डालें, जिसमें मैंने कहा है कि अपनी एक कॉम्प्लिकेशंस एंड बैरियर्स हैं जो आपको आराम से फिर किसी से बैठ के बात करनी पड़ेगी। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मेरा सवाल ये है स्पाउस वीजा का। ठीक है, आपने कोई एक्सप्लेन नहीं किया। पहले एक्सटेंशन मिलता है 33 मंथ्स का, दूसरा मिलता है 30 मंथ्स का। ठीक है, तो टोटल हो गए 5 ईयर 3 मंथ्स, करेक्ट जी। तो अभी एक बंदा मिसाल के 5 साल, वीजा तो ज्यादा होते हैं, 5 साल से पहले 28 डेज अप्लाई कर सकता है कि नहीं, इसका जवाब दीजिए। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई स्पाउस वीजा पे LR पे अप्लाई करता है, ठीक है, और वो जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड रूट पे, जो अभी ये अप्रैल वाला आना है, ये वाला कमिंग वन, या तो 5 अप्रैल के बाद वो 1 साल शो कर सकता है। और इसके लिए जो CA 302 होता है वो अकाउंटेंट देगा या टैक्स ऑफिस खुद जनरेट करेगा। तीसरा सवाल ये है कि बहुत ज्यादा सोलिसिटर ये कहते हैं कि कैटेगरी A में जाओ। क्या ये होम ऑफिस वाले जो बंदे हैं इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि बाकी कैटेगरीज उसको मुश्किल आती है? तो प्लीज अगर एक्सप्लेन करें, मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। देखें, जहाँ तक बात है स्पाउस वीज़े की 5 साल की, आपकी बात और आपकी एनालिसिस बिल्कुल दुरुस्त है। अक्सर लोग जिनके 5 साल पूरे हो जाते हैं, अभी उनके कार्ड के ऊपर 1.5 साल, 1 साल, कुछ के पास तो 1.25 साल रहते हैं। वाई? बिकॉज पहला वीज़ा इन टाइम अप्लाई करते हैं एक्सटेंशन के लिए, वो एक्सटेंशन कभी कभी साल बाद आती है, 8 महीने बाद आती है, लेकिन वो सारा लीगल पीरियड होता है। वीज़ा 30 महीने का 30 मंथ्स का वो जब इशू करते हैं, तो अक्सर लोग जब आते हैं जिनके 5 साल पूरे हो चुके होते हैं, अगर उनके वीज़े कार्ड को देखा जाए तो अभी उनकी 1 साल लीव पड़ी होती है। लेकिन हमने ये देखना है कि जो पहला वीज़ा इशू हुआ है और उसके बाद कोई ब्रेक नहीं है। हाँ, ये ब्रेक होती है लोगों की कि जी हमने इन टाइम एप्लीकेशन डाली और उन्होंने 8-9 महीने ले आए, उसके बाद हमें वीज़ा दे दिया। लेकिन हमने बस ये देखना है कि कंटिन्यूसली 60 मंथ पर्सन के पास इस मुल्क में हो गया 60 मंथ्स, और लास्ट 28 डेज इज़ ग्रेस पीरियड। और आपकी बिल्कुल दुरुस्त एनालिसिस है कि अक्सर लोगों के कार्ड को देखा जाए तो भी 1 साल पीछे रह जाता है, लेकिन उनका पीरियड पूरा हो जाता है। जहाँ तक आपने जिक्र किया है मेरे भाई SA 302 का, वो सर बेसिकली अकाउंटेंट इसलिए आपको दे देता है अनलेस आप खुद करते हो, कि वो बेसिकली HMRC से डॉक्यूमेंट निकलता है। जो SA 302 होता है, ये स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग होती है कि जब आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप देखेंगे एक टैक्स कंपटीशन होती है, और उसके अलावा HMRC और आपको चीज़ें इशू करके देता है, तो वो सारा SA 302 होता है। तो वो बेसिकली HMRC देता है, लेकिन आपका अकाउंटेंट आपके लिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करके दे सकता है। और अगर आपका कोई अकाउंटेंट नहीं है तो बेहतर है कर लें, बिकॉज इमिग्रेशन रूल के अंदर रिक्वायरमेंट है कि आपको अकाउंटेंट के लेटर की ज़रूरत है जो अपना सर्टिफिकेट देता है कि ये आपकी इनकम है। तो बेसिकली कुछ लोग हैं जिनके पास अकाउंटेंट नहीं भी होते, अगर वो अपेंडिक्स FM के अंदर ट्राई कर रहे हैं अप्लाई करने की, तो बेहतर है कि क्वालिफाइड अकाउंटेंट को हायर कर लें, बिकॉज वो रिक्वायरमेंट है इमिग्रेशन रूल की कि आपने उसका लेटर साथ लगा के देना है। देखिए, मुझे नहीं पता आप किन से बात करते रहें कि वो कह रहे हैं कैटेगरी A, B, C। देखें, कानून सामने है, ब्लैक एंड वाइट है। आप सेविंग भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट को बस पूरा करें। देखें, मेरी अपनी जो एक्सपीरियंस है, मैं नहीं कहता बहुत ज़्यादा है, बट वो ये कहता है कि ज़्यादा लोगों की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है बिकॉज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके पूरे नहीं होते, और उसकी वजह से वो अपेंडिक्स FM में मार खाते हैं। तो इट्स नथिंग टू डू विद कि कैटेगरी A, लोगों की कैटेगरी A भी रिफ्यूज़ होती है अगर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पूरे ना दें। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो आप अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन रूल प्रोवाइड करें, रादर देन कि अच्छा जी ये भी मांग रहे हैं, वो जी मैंने दोस्त से बात की, उसने कहा ये 2 चीज़ें दे दो। नो, जस्ट फॉलो द इमिग्रेशन रूल्स, जो उसमें लिखा है वो एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके दें। एंड इट डज़ नॉट मैटर कैटेगरी A है, B है, C है, E है, इट डज़ नॉट मैटर सर, एज लॉन्ग एज आप कानून को फॉलो करें और जो इमिग्रेशन रूल की रिक्वायरमेंट है एविडेंस की, वो आप दे रहे हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। और मुझे अब कान में बोला गया है कि तारिक भाई आज का हमारा शो ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं। थैंक यू सो मच। माय अपॉलॉजीज़ अगर मैं हर एक की कॉल नहीं ले सका। मैं पूरी कोशिश करता हूँ
कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लूँ अपने शो के अंदर। अपना प्लीज़ ख्याल रखें, और अब गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया कि अनकरीब लॉकडाउन भी ख़त्म हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला ज़्यादा लोगों को फिर हम बाहर देखेंगे। अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात अब अगले हफ्ते होगी। अल्लाह हाफ़िज़।